मुझे नहीं नजर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लो। स्प्रिंग 19 खोले। क्यों? नहीं, बुक्स आई नहीं अभी। कौन सा क्वेश्चन कहा मैंने? स्प्रिंग 19। चलिए एक एक पॉइंट करके चलेंगे, अब सामने खोलेंगे तो पॉइंट 1 पढ़ लें, बस करते हैं डिस्कस। जी, पॉइंट 1, ईयर एंड है 31 दिसंबर 18 और रिक्वायरमेंट वही है, डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ आईएस 37 हो, वैसे आईएस 37 पता चल जाता है, लेकिन बीच में कोई पॉइंट हो सकता है इधर उधर का भी हो। हम ओएल हैं और हम प्रोडक्ट बेचते हैं A1 और B1। A1 की कहानी ये है कि एसएल कहां से आ गया? एसएल कौन है? ये उसका मैन्युफैक्चरर है। तो एसएल अपने कस्टमर्स को वारंटी सर्विसेज देता है और मतलब हमारे कस्टमर्स को, और हमसे 50% निकलवाता है। यानी हमारे कस्टमर को वारंटी सर्विसेज दे रहा है वो, लेकिन हमसे उसका आधा खर्चा निकलवा रहा है। और अगर एसएल वारंटी सर्विस ना दे तो फिर
हमें जिम्मेदारी है, हमें देनी पड़ेगी। इसका मतलब है हम अपने कस्टमर्स को वादा कर रहे हैं कि हम आपको एसएल से रिपेयर करवा के देंगे। अगर एसएल नहीं माना तो हम कर देंगे, अगर एसएल नहीं माना तो हम करके देंगे। इन केस ऑफ एसएल डिफॉल्ट तो हम करके देंगे। यानी उन लोगों को वारंटी कार्ड किसके नाम का मिला हुआ है? एसएल के नाम का। अगर हमारे नाम का मिला होता तो फिर ये वाली बात थोड़ी होती। एक बात कि अगर एसएल डिफॉल्ट करेगा तो हम सर्विसेज देंगे, दूसरी बात एसएल प्रोवाइड्स वारंटी सर्विसेज। तो इसलिए मेन वारंटी एसएल ने दी हुई है, उसमें से आधे पैसे वो हमसे लेता ही है, और अगर वो मुकरेगा तो वारंटी हमें करनी है। A1 की अंग्रेजी समझने में कोई इतराज? हम ओएल हैं, A1 के ऊपर हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या कंटिजेंट लायबिलिटी? दोनों कैसे? हाँ देखें, एसएल वारंटी देता है सर्विसेज एंड रिकवर्स, और हमसे रिकवर करता है। तो जब भी क्लेम आएंगे आधा खर्चा हमें ही पड़ेगा। तो ये जो हमें खर्चा पड़ेगा, बेशक नाम एसएल का है लेकिन रिकवर 50% फ्रॉम अस। तो इसमें हम चूंकि गुड्स बेच चुके हैं, इसका जवाब में ये होगा कि वारंटी पे गुड्स बेची हुई हैं और 50% हमें एसएल को देना होता है। इसलिए हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। पास्ट इवेंट, वारंटी पे चीजें बेच चुके, आउटफ्लो प्रोबेबल होता ही होता है, और इसकी वजह से नहीं, वारंटी में होता ही होता है। और रिलायबल एस्टीमेट के लिए आपको अमाउंट तो नहीं बताई, तो हमें सिर्फ डिस्कशन ही करनी पड़ेगी कि बेस्ट एस्टीमेट किए हैं, सॉरी अमाउंट बताइए, हाँ अमाउंट बताइए। इस साल में हमारा अंदाजा ये है कि A1 के लिए 4 मिलियन आएगा और B1 के लिए 7 मिलियन आएगा रिस्पेक्टिवली। तो A1 के लिए हमारा बेस्ट अंदाजा है कि 4 मिलियन का खर्चा होगा। हम उसमें से कितने की प्रोविजन बनाए? 2 मिलियन की। तो 2 मिलियन की प्रोविजन बनेगी। ये हो गई प्रोविजन की डिस्कशन। सवाल में जो कहा है जवाब देना है इसका। A1 की अंग्रेजी पूरी हो गई। फिर इन केस ऑफ एसएल डिफॉल्ट, तो वो जो बाकी 50% है वो हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि एसएल मुकरेगा तो हमारे सर पे पड़ जाएगी। ये वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल वाला पॉइंट है। तो जो बाकी 50% है वो हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है और वो डिस्क्लोज होगी। इस पॉइंट 1 में कहीं पर कोई रीइंबर्समेंट का जिक्र है? तो बस जवाब पूरा हो गया। A1 का जवाब पूरा हो गया। सवाल में जितना कुछ लिखा हुआ है मेनली तो देखें, सवाल है तो प्रोविजन की बात हो रही होगी। तो प्रोविजन को साबित करने के लिए कंडीशंस लिखें और उसको रिलेट करें, और उसके अलावा सवाल में वैल्यूज हैं तो कैलकुलेशंस करके बताएं। और सवाल में जो कुछ भी एग्जामिनर ने लिखा हुआ है इंश्योर करें कि आपने एक एक सेंटेंस पढ़ लिया है और कोई भी चीज अनआंसर्ड नहीं रह गई है। A1 से रिलेटेड कोई परेशानी? B1 OL प्रोवाइड्स वारंटी। अब वारंटी कार्ड पे नाम किसका लिखा हुआ है? हमारा। कस्टमर को हम वारंटी देते हैं एंड रिकवर्स द एंटायर कॉस्ट फ्रॉम एसएल। अब यहां आंसर के अंदर हमें रीइंबर्समेंट का जिक्र भी करना पड़ेगा। तो पहले तो बात प्रोविजन की आएगी कि चूंकि OL वारंटी सर्विसेज देता है तो OL की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और उसका बेस्ट एस्टीमेट 7 मिलियन है, तो पूरे 7 मिलियन की प्रोविजन बनेगी। और चूंकि वो एसएल से रिकवर भी करता है तो इसके लिए वो एक सेपरेट रीइंबर्समेंट एसेट बनाएगा। और अच्छी अंग्रेजी ये हो जाएगी कि अगर हम ये भी साथ लिख दें कि वो अलग रिसीवेबल बनाएगा इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन टू बी रिकवर्ड। वैसे तो रिकवर्स से पता चल रहा है लेकिन अंग्रेजी और अच्छी हो जाएगी। और बस B1 में और कुछ नहीं। जी जनाब, पॉइंट 1 जो लोग हैं मौजूद, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पढ़ लें। अक्टूबर 18 में यानी इसी साल कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस किया और उसने कहा कि हमने उसको सब स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स बेचे। 18 मिलियन रुपए उसने हमसे क्लेम किए हैं। ईयर एंड तक हमने अपनी गलती मान के उसको 5 मिलियन तो अपनी तरफ से ही ओके कर लिया कि हम आपको देंगे, लेकिन क्लेम अभी भी बहरहाल पेंडिंग है। तो हमारे लॉयर को लगता है कि 70% चांसेस हैं कि कोर्ट 6 मिलियन हमारे खिलाफ फैसला करेगी और 30% चांसेस हैं कि 4 मिलियन। और नीचे सप्लायर की बात है, पहले यहां तक चलते हैं। तो यहां से प्रोविजन बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हमने सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट बेचे हैं और हमारे खिलाफ कोर्ट केस हो गया है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। हमने अक्टूबर में यानी ईयर एंड से पहले खराब चीजें बेची थी। आउटफ्लो प्रोबेबल है। क्यों नहीं? यही सुनना था मैंने, 70% की वजह से प्रोबेबल। देखें वैसे आगे किसी सवाल में आएगा जो मैंने भी कराने। एक होती है परसेंटेज, खर्चा होने के चांसेस की परसेंटेज।
एक है खर्चों का अंदाजा लगाते हुए प्रोबेबिलिटी कि इतने चांसेस है कितना खर्चा होगा, इतने चांसेस है कितना खर्चा होगा। किसी सवाल में है तो मैं अभी देख लेता हूं, है तो सही। जैसे ये देखें, देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये प्रोबेबिलिटी 3 मिलियन के चांसेस नहीं है, ये केस हमारे खिलाफ होगा इस बात के 70% चांसेस है। तो अब हम चलेंगे, सामने एक लाइन लिखी नजर आ रही है, 70% चांसेस है कि कोर्ट एम्प्लॉइज के फेवर में फैसला करेगा और वो 3 मिलियन पे करने को कहेगा। तो ये प्रोबेबल आउटफ्लो है कि नहीं? अब 70% से फैसला हो रहा है। प्रोबेबल आउटफ्लो का मतलब है खर्चा होगा इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा है। ये जो अभी हम सवाल देख रहे थे, इसमें 70% चांसेस इस बात के हैं कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करेगी, नहीं, ये अमाउंट के चांसेस हैं। तो इसलिए 70% देख के नहीं फैसला होना कि प्रोबेबल है कि नहीं। हाँ जी, हम खुद अपनी मर्जी से उसको कह चुके हैं हम पैसे देंगे, तो फिर आउटफ्लो प्रोबेबल है। हम खुद जो अपने मुंह से कह रहे हैं, तो आउटफ्लो प्रोबेबल है क्योंकि हम खुद उनसे कम्युनिकेट कर चुके हैं कि पैसे देंगे। प्रोविजन कितने अमाउंट की बनेगी? 11 मिलियन की। ये 5 भी देने हैं हमने, और उसके अलावा इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट उसमें भी ज्यादा चांसेस चूंकि 6 के हैं, इसलिए 5 और 6 11 की प्रोविजन बनेगी। अच्छा, अब इसमें नहीं, पहले मैं खुद ही इंतजार कर लेता हूं, यहां तक बताएं किसी का कोई इतराज? जी हाँ, ये जो 5 मिलियन है, इसके लिए प्रोविजन का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इसको ना प्रोविजन ही कहना चाहिए क्योंकि पूरा इशू एक ही है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त एक ही केस की बात कर रहे हैं, उसी केस के ऊपर ही प्रोविजन बना रहे हैं। क्या उस केस में टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे ये क्लियर पता चल गया? नहीं ना, तो उस पर्टिकुलर केस पे तो अनसर्टेनिटी ही है ना, इसलिए इस पूरी चीज को हम प्रोविजन कह के ही चला रहे हैं। अगर होता ना ऐसा कि 15 लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, जख्मी हुए थे, उनमें से 10 लोगों का क्लियर हो चुका, उनसे तय हो चुका हम आपको 2-2 मिलियन देंगे, उसका पेबल बनाते, बाकी 5 लोग कोई और होते। यहां पर एक ही पार्टी है, उसके साथ एक ही मसला चल रहा है और उस एक ही मसले में अनसर्टेनिटी अभी है, तो इसलिए इसको ओवरऑल हम प्रोविजन ही कह रहे होंगे। तो 5 और 6 11 मिलियन की प्रोविजन बनेगी। हाँ जी, 11। अच्छा, अगला पैराग्राफ, हमने सप्लायर से भी ईयर एंड तक क्लेम कर दिया, लेकिन सप्लायर ने 9 मिलियन तक एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट, वो मान गया कि दे दूंगा। अब ये रिसीवेबल बन जाएगा रीइंबर्समेंट। और अगर सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर चुका होता कि मैं 15 मिलियन दे दूंगा, तो फिर हम रिसीवेबल 11 मिलियन बनाते, क्योंकि रीइंबर्समेंट को प्रोविजन से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। तो उसने 9 मिलियन एग्री कर लिया, तो 9 मिलियन हमारे लिए रीइंबर्समेंट रिसीवेबल बन जाएगा, क्योंकि सप्लायर हैज एक्सेप्टेड, तो इसलिए वर्चुअली सर्टेन हो गया, इसलिए 9 मिलियन का रिसीवेबल बनेगा। प्रोबेबल है कि 3 मिलियन और मिल जाएगा, ये कंटेंजेंट एसेट कहकर डिस्क्लोज हो जाएगा। डिस्क्लोज क्यों हो जाएगा? प्रोबेबल की वजह से। अगर प्रोबेबल ना होता तो फिर डिस्क्लोज भी ना होता। ये है जी पॉइंट 2 की सारी अंग्रेजी। जाग रहे हैं? पॉइंट 2 में कोई परेशानी, एतराज? अच्छा, ये जो IS 37 है ना बेटे, इसमें कॉन्सेप्ट ही है। वैसे अगर आपको समझ आ जाए तो इसके सवाल मुश्किल नहीं होते, कोई एक आधा बहुत तगड़ा सवाल रहा है पास में, जनरली ये मुश्किल सवाल नहीं होते, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको समझ भी आ रही है या बस मैं जो बोले जा रहा हूं वो बोले जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 में कोई इतराज? पॉइंट 3, हाँ जी, ये IS 37 है? नहीं, ये सिर्फ IS 2 है। इसमें हमने 7,000 यूनिट्स खरीदे थे, और IS 10 भी इवन के नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों को पता नवंबर में ही लग गया था कि जो चीज हम मेडिसिन खरीद के बैठे हुए हैं ये कोई इतनी अच्छी है नहीं, तो इसमें IS 10 का भी मसला नहीं है। हमने नवंबर 2018 में ये जो लोगों को पता चल गया था, ये जो लोगों को पता चल गया था कि हमारी मेडिसिन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से ईयर एंड पे ही इनकी वत गिर चुकी हुई है।
हाँ, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें IS-10 फेज के अंदर एक पिक्चर नजर आ रही है, तो हमें बेहतर अंदाजा हो रहा है एनआरवी कैलकुलेट करने का। तो ये जो 7,000 यूनिट खरीदे थे, वो तो खरीदे थे ना, मसला तो है स्टॉक में कितने, ईयर एंड पे स्टॉक में कितने, 5,000। इन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, 10,000। एनआरवी कितनी है, 8,000 माइनस 10%, 7,200। 8,000 में से 10% माइनस करके, अच्छा इससे कोई फर्क पड़ेगा कि हमने जनवरी में 4,000 यूनिट्स बेच दिए? क्यों? हमने तो ईयर एंड पे पड़े हुए 5,000 का वैल्यूएशन करनी है, और 4,000 क्या सिर्फ 3,000 ही क्यों ना बेचे होते, हमने तो बस ये आइडिया लेना था कि कितने के बिक रहे हैं। तो इसलिए एनआरवी, हम इसके जवाब में, इस पे IS-37 का जवाब नहीं है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इस पे सिंपली जवाब ये है कि हमारे पास ईयर एंड पे जो इन्वेंटरी पड़ी हुई है उसकी एनआरवी अच्छा हो जाएगा अगर IS-10 का आंसर आ जाए कि जो IS-10 फेज में हमें इसका 8,000 का रेट नजर आ रहा है, हम इसी को बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एनआरवी ले लेंगे और इन्वेंटरी को राइट डाउन करके 7,200 पे शो कर देंगे। ये पॉइंट 3। हाँ जी, ओके। कल मैंने कौन सा किया था, स्प्रिंग 25 है, ऑटम 24 देखते हैं। ऑटम 24 वीकडे लिमिटेड, बल्कि ये तो कंसोलिडेशन का पॉइंट है, पॉइंट 2, पॉइंट 1 इसका ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। हाँ जी, पॉइंट 2 पढ़ा, पहले मैं खुद उसका आंसर देख लूं, अभी दिखाता हूँ, टेक्निकल खराबी की वजह से स्क्रीन बंद हो गई, मैं भी दिखाता हूं। अच्छा, अच्छा इसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किस बात की, पहले मैं आपको अंग्रेजी समझाता हूँ। ईयर एंड क्या था, 30 जून, 30 जून 24 ईयर एंड है, और हम 1 सितंबर 24 पे खड़े हैं। 20 जून पे यानी ईयर एंड से पहले किसी हैकर की फनकारी की वजह से हमारा डाटा चोरी हो गया, और वो जो डाटा था वो इनफैक्ट हमारा डाटा क्या था, हमारे कस्टमर्स की बहुत जरूरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी जो चोरी हो गई, और हमने ये बात पब्लिकली मान भी ली कि हाँ जी हमसे गलती हुई है और हमारे सिस्टम्स में खराबी थी जिसकी वजह से ये डाटा चोरी हो गया। कस्टमर्स का पर्सनल डाटा है, अच्छा पर्सनल डाटा, क्रिटिकल डाटा, क्या क्रिटिकल डाटा हो, वीडियोस होंगी कस्टमर्स की, क्या क्रिटिकल डाटा हो, उनके बैंक की डिटेल होंगी, उनके हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो स्पेशल किस्म के, तो अब उनका जो डाटा चोरी हो गया ना, तो उसमें फिर IS-37 कहां से आ गया? नहीं, प्रोविजन इसमें हो तो किस बात की प्रोविजन, हमें ना डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ने अगर हमारे पास डाटा रखवाया हुआ था तो हमारे पास अमानत था, वो डाटा हमें हिफाजत करनी चाहिए थी, तो अगर हमारी हिफाजत में कमी थी इसलिए उनका डाटा चोरी हो गया, तो वो ना अब हमसे डैमेजेस क्लेम करेंगे, और हमें उन डैमेजेस के लिए प्रोविजन बनानी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है। लेकिन प्रोविजन क्यों नहीं बना सकेंगे, क्योंकि रिलायबल एस्टिमेट नहीं लग सकता, फाइनेंशियल इंपैक्ट इज नॉट येट नोन, और होगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते तो इसलिए प्रोविजन नहीं बनाएंगे, और फुल स्टॉप, बस इसको कंटेंजेंट लायबिलिटी कहकर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये इस पॉइंट 2 का आंसर। पॉइंट 3,
जी पढ़ लिया। अब इसको जब ध्यान से नहीं ना पढ़ते तो ये वर्ड देख के स्टूडेंट को लगता है कि डेटर बैंकरप्ट हो गया, तो डेटर बैंकरप्ट हो गया, नहीं वो सप्लायर है हमारा, तो इसलिए वो बैड डेट वाला मसला तो नहीं, क्योंकि बैंकरप्ट देखते ही ना, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में ये बहुत की वर्ड है, ये उठ उठ के आंखों में आएगा। तो ये डेटर नहीं बैंकरप्ट हो रहा, हमारा सप्लायर बैंकरप्ट हो रहा है। अब सप्लायर के बैंकरप्ट होने से क्या होगा कि जो सामान, जो भी हम उससे गुड्स मटेरियल वगैरह खरीदते थे, वो हम तक पहुंचने में मुश्किल आएगी, क्योंकि अब वो जब सप्लायर गया तो कोई और अगर हम सप्लायर ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, और ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल थे जो रॉ मटेरियल इससे खरीदते थे। अब इससे होगा क्या कि हम अपने कस्टमर्स को फिर चीजें नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि नए सप्लायर ढूंढने में टाइम लगेगा। अब जो हम अपना बिजनेस कस्टमर्स को अच्छा नहीं बेच पाएंगे तो उससे हमारे बिजनेस को फिर लॉस होगा। तो इसमें प्रोविजन, अच्छा इसमें एक शक पड़ता है कि शायद इसमें कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी नहीं है, तो इसलिए हमारे सप्लायर के बैंकरप्ट होने से हमें फ्यूचर में नजर आ रहा है कि हमें नुकसान होगा। तो इसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए, वो जो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस था, क्योंकि कुछ हो गया वाकया, उसकी वजह से फ्यूचर में हमें नुकसान होगा, तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते। अब इसके जवाब में एक लाइन सिर्फ तो नहीं लिख सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा सवाल का डाटा यूज कर लेंगे कि सप्लायर के बैंकरप्ट होने से और अल्टरनेटिव सप्लायर के मिलने में डिले होने से हमारे ऑपरेशंस अफेक्ट होंगे और फ्यूचर में लॉसेस होंगे, लेकिन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन नहीं बनती, तो इसकी कोई प्रोविजन नहीं बनेगी। जी बेटा पॉइंट 4 में कैलकुलेशन बड़े मजे की है, ये आप लोग कैलकुलेटर पकड़ें और प्रोविजन की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ये डाटा ज्यादा है एक स्क्रीन में। चले पहले ऊपर वाला पढ़े ना, फिर न्यूमेरिकल डाटा में नीचे करता हूँ, लेकिन ट्राई जरूर करना सारे, अच्छी कैलकुलेशन है। जहां तक की अंग्रेजी समझ आई, हम WL हैं, हमारा एक सप्लायर है केटी, हम जो अपने कस्टमर्स को 1 साल की वारंटी देते हैं, तो हमारा तय ये है, नूरिया नजर आ रहा है ना, हमारा ये तय है कि वो जो पूरा साल है, क्योंकि वारंटी है 1 साल की, एक अकाउंटिंग ईयर की, एक 12 महीने की, उन 12 महीनों में से यानी जिस दिन प्रोडक्ट सेल किया उसके जो पहले 6 महीने हैं उसमें केटी जिम्मेदार, WL अपनी जेब से खर्चा करेगा, WL खर्चा करेगा और रीइंबर्समेंट हो जाएगी 75%। जो अगले 6 महीने हैं, अगर, अच्छा मैं ये कह रहा हूं जो साल के आखिरी 6 महीने की सेल्स है, नहीं हम किसी एक प्रोडक्ट के सेल से गिनती गिन रहे हैं, हम अकाउंटिंग ईयर 24 की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आसान सी बात है, मैं शायद ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी शायद किसी को कंफ्यूजन हो, ये मैंने कोई अकाउंटिंग ईयर के 6 महीने नहीं बांटे, मैं किसी एक प्रोडक्ट की ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, लेट्स से ये सितंबर में बिका, तो अब उस सितंबर में जिस दिन प्रोडक्ट बिक गया ये उसकी जिंदगी के 12 महीने, पहले 6 महीने में अगर क्लेम आ गया तो हमारी जेब से खर्चा होगा, 75% रीइंबर्समेंट हो जाएगी, और अगर अगले 6 महीने में आया तो केएल की जेब से खर्चा होगा और WL को केएल को 10% देना पड़ेगा। ये इन 2 बुलेट पॉइंट्स का मतलब है। ये अंग्रेजी पढ़ के समझ आ रहा है बेटे, ये बात मैं अकाउंटिंग करके 6 महीने नहीं बांट रहा हूं, ठीक है ना, कि पहले 6 महीने की सेल्स और आखिरी 6 महीने की सेल्स। हमारा बेस्ट अंदाजा है कि माइनर रिपेयर निकला तो 10,000 खर्चा होगा, मेजर रिपेयर निकला तो 55,000 खर्चा होगा, ये आगे उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और प्रोविजन किस अमाउंट की बनती है, बेस्ट अंदाजे में से ईयर एंड तक जितना खर्चा हो चुका वो माइनस करके बाकी की। तो ये सामने आपके ना पॉइंट्स हैं, ये जरा प्रोविजन की अमाउंट को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट सारे करना, ट्राई जरूर करना सारे।
अच्छा, एक चीज और क्लियर, पहले 6 महीने के क्लेम्स में प्रोविजन कितने की बननी है? पूरे की ना भाई, ये तो रीइंबर्समेंट है, प्रोविजन तो पूरे की बनेगी। अगले 6 महीने में प्रोविजन कितने की बनेगी? 10% की, क्योंकि प्रिंसिपली केएल ने खर्चा करना है, हमसे उसने 10% निकलवाना। देखिए हम डब्ल्यूएल हैं, हमने प्रोविजन उसकी बनानी है जो हमारी जेब से खर्चा होना है। तो जो पहले 6 महीने में क्लेम्स आया करेंगे उसमें प्रिंसिपली किसने रिपेयर करके देना है? हमने। रीइंबर्समेंट होनी है बाद में, लेकिन खर्चा हमने करना है। तो जो पहले 6 महीने के क्लेम्स हैं उनमें प्रोविजन पूरी अमाउंट की बननी है, और जो अगले 6 महीने हैं उसमें मेन जिम्मेदारी केएल की है, वो हमसे 10% रिकवर किया करेगा, तो प्रोविजन 10% की बननी। तो 30 जून पे प्रोविजन की अमाउंट क्या होगी ये कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग।
हाँ जी, मेरा ख्याल है कि अगर कर रहे थे तो कर लिया होगा। हमने पूरे साल में 20,400 यूनिट्स बेचे। पूरे साल में 20,400 यूनिट्स बेचे। इनमें दो तरह की प्रोविजन की कैलकुलेशन है। एक हमें पहले 6 महीने वाली कहानी को लेकर चलना पड़ेगा। जो पहले 6 महीने वाली कहानी है उसमें प्रोविजन फुल अमाउंट की बननी है। तो इन 20,400 यूनिट्स में से पहले 6 महीने की कैलकुलेशन 4% यूनिट्स के ऊपर माइनर रिपेयर आने हैं और 5% यूनिट्स के ऊपर मेजर रिपेयर आने हैं। अगर माइनर रिपेयर आया तो खर्चा होगा 10,000 रुपए, मेजर आया तो 55,000। दोनों का टोटल ही बता दें। 64.26 मिलियन। ये हमारा खर्चे का बेस्ट अंदाजा है इन क्लेम्स के अगेंस्ट। अच्छा, इसमें ना ये नहीं लिखा हुआ कि अकाउंटिंग ईयर के पहले 6 महीने में इतनी रिपेयर कॉस्ट हुई, अकाउंटिंग ईयर के नेक्स्ट 6 महीने में इतनी क्लेम नहीं। जो भी चीजें बेची थी उन कस्टमर्स ने जो पहले 6 महीने के अंदर अंदर आना था, वो जितने भी इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में लोग आए, 36 मिलियन असल में हमारा खर्चा हुआ। और चूंकि तय था 75%, तो वो 75 ही बनता है, 36 का 75% ही बनता है। वो हमें रिकवर भी हो गया। तो हमने प्रोविजन उस अमाउंट की बनानी है जो भी खर्चा नहीं हुआ। तो इसमें से 36 निकाल देंगे, 28 पॉइंट इतने की बनेगी प्रोविजन। और इसके 75% के बराबर बनेगा रीइंबर्समेंट रिसीवेबल। ये हो गई पहले 6 महीने वाली कैलकुलेशन, जिन्होंने भी किया ठीक है इसे। और अब जो नेक्स्ट 6 महीने वाली कहानी है, नेक्स्ट 6 महीने वाले में 20,400 यूनिट्स में से 7% पे माइनर क्लेम आएंगे और 11% पे मेजर क्लेम आएंगे। माइनर क्लेम पे खर्चा होता है 10 और इस पे होता है 55, लेकिन हमने पूरे खर्चे की जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये बन जाएगा 13.77। हमने इस खर्चे में से देखें, ये जो खर्चे का, ये तो 10,000 और 55,000 है ना, खर्चे का अंदाजा है। हमारी जेब में से तो इसके 10% का जाना है, तो इसलिए मैंने एक जीरो हटा दिया। और इसमें से अब तक हम 7 मिलियन अपनी जेब से पे कर चुके हैं, तो प्रोविजन बनेगी 6.7। और रीइंबर्समेंट, इसमें रीइंबर्समेंट नहीं है, इसमें हम ही तो अपनी जेब से बाद में पैसे दे रहे हैं। तो ये है इसमें कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन के अलावा अंग्रेजी फिर वही आएगी कि हम लोग पहले 6 महीने के लिए पूरी अमाउंट की प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपली हमने ही रिपेयर करके देनी है। और केएल हमें रीइंबर्स करता है, पास्ट रिकॉर्ड भी है, तो वर्चुअली सर्टेन है, इसलिए इसका रिसीवेबल बनाएंगे। ये तो पहले अंग्रेजी हो गई। जो नेक्स्ट 6 मंथ क्लेम है उसमें प्रिंसिपली केएल ने वारंटी देनी है, हमने 10% देनी है, तो हम बेस्ट एस्टिमेट के 10% पे प्रोविजन बनाया करेंगे। ये अंग्रेजी लिख के और फिर कहेंगे देयरफॉर प्रोविजन एंड रीइंबर्समेंट एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉलोज। अब एज फॉलोज में सारी कैलकुलेशन आएगी। 75% इसका, प्रोविजन का 75, वो तो इसका 75 हुआ है ना। 36 मिलियन हम पे कर खर्च कर चुके, उसका 75% 27 मिलियन हमें मिल चुका, बाकी की प्रोविजन बना रहे हैं, तो इसी के 75% को रिसीवेबल बनाएंगे। हाँ जी, ऑटम 24 ओके, ऑटम 17 बेटे, वो तो देखो, हमने इस टोटल खर्चे का अंदाजा लगाया, इसमें से इतना हो भी चुका हुआ था, तो हम बाकी की प्रोविजन बना रहे हैं। जितना खर्चा हो चुका था उसका 75% मिल चुका था, जितना खर्चा अभी नहीं हुआ, तो जब खर्चा हुआ ही नहीं तो उसका थोड़ी मिला होगा 75%। देखें, हम प्रोविजन किस खर्चे की बना रहे हैं, जो हो चुका है, जो होना है ना। तो जब खर्चा हुआ ही नहीं तो उसका 75% मिल गया होगा नहीं। तो हम जितने की प्रोविजन बना रहे हैं वो अलग है, और इसके इस अमाउंट के 75% के बराबर अमाउंट को हम लोग रीइंबर्समेंट रिसीवेबल बना देंगे। जो मिल गया वो इस हो चुके खर्चे का 75% था, वो तो हो गया। अब जो हम बाकी को प्रोविजन बना रहे हैं इसका 75% रिसीवेबल बनाएंगे। तो उस पर लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा? नहीं, वो क्या चीज होगी, क्या करें उसको? ठीक है, इस 64 पे 75% लगा दिया, क्या करें फिर उसको? उसको रिसीवेबल बनाए, उसमें से तो मिल गया 27 मिलियन। चलें ठीक है, माइनस कर दें, इसका 75% लगाए, उसमें से 27 माइनस कर दें, ठीक है, वो रिसीवेबल आ जाएगा।
ये ऑटम 17 देख लें, नाभा पावर लिमिटेड। अच्छा, आप लोगों ने करनी तो अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरे कहने से वो एक दिल में बात आ जाए कि अच्छा ठीक है, कहा है तो करना है, शायद इस तरह से आप लोग कर पाए। तो मैं ना आपको रोज कह के और अगले दिन बस पूछ लिया करूंगा, है तो आपकी अपनी मर्जी। आज IS-33 के पहले 2 लेक्चर ले लें। अरे सारा तो ये ऐसे ऐसे तो आता है आपको। अच्छा, एक लेक्चर ले लें जी, IS-33 का एक लेक्चर ले लें, मैं रोज एक एक करके पूछ लिया करूंगा। ठीक है, एक लेक्चर ले लें IS-33 का आज, ताकि जिसको अगर पूछना है कल तो फिर वो एक एक करके चल लेता हूँ। जिन्होंने बहुत पहले, वो ग्रुप में भी किसी ने कहा था, वो बच्चे ने FR1 बहुत पहले किया हुआ था, तो आप में से भी हो सकता है बहुत पहले किया हो। तो एक एक करके चल लेते हैं, जिसने नहीं करना उसे नहीं करना, लेकिन जो करना चाह रहा है तो एक एक करके रोज चल लेते हैं। तो आज IS-33 का पहला लेक्चर ले लें। चले ऑटम 17 पढ़ लें। जी पढ़ लें तो मैं समझाऊं। पढ़ लिया। डिस्कस यानी अंग्रेजी, ईयर एंड है 30 जून 17। 30 जून 17, ये मैंने ऑटम 17 खोला हुआ है। अब हमने 1 अगस्त 16 को कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम आपको हर महीने 50-50 हजार बैटरीज बेचा करेंगे, और ये मामला चलेगा दिसंबर से लेके तो सितंबर तक। और हर महीने हम 50,000 बैटरीज, बल्कि हम हर महीने आपको 15 मिलियन रुपए की सेल किया करेंगे, हर महीने, पर मंथ। अगर हमने डिले किया तो 5 मिलियन पेनल्टी, और अगर हम वैसे ही मुकर गए यानी कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया तो फिर 20 मिलियन पेनल्टी। ये पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी का मतलब है। 5 मिलियन और 20 मिलियन में फर्क। अगस्त 16 में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस वक्त तो हमें लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, क्योंकि तब हमारा खर्चा 10 मिलियन आया करता था। आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट बढ़ती गई। बहरहाल अब हम 31 मई तक खैर खैरियत से सब डिलीवर कर आए। ये हो चुका हुआ है, ये डिलीवरी सारी की सारी हो गई हुई है। 31 मई 17 तक सब डिलीवर हो गया हुआ है। हम अभी ईयर एंड 30 जून 17 पे खड़े हैं। एक तो जून के महीने वाली थी, वो हमने डिलीवर नहीं की। उसके अलावा जो बाकी 3 महीने रह गए हैं, हमें उन 3 महीनों में नजर आ रहा है कि हमें मिलेंगे तो 15 मिलियन, लेकिन खर्चा हो जाएगा ज्यादा। तो अब यहां पर ना इस 2 पैराग्राफ से आंसर के लिए 3 चीजें डिस्कस हो रही हैं। एक चीज, जो जून के महीने की डिलीवरी डिले हो गई, चूंकि हमने एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी महीना डिले करना था उस पर 5 मिलियन देना ही देना था, तो जून की चूंकि डिलीवर नहीं हुई है,
सप्लाई ऑफ जून वाज मेड ऑन 15 जुलाई, तो वो जुलाई में जाकर डिलीवर हुई। इसका मतलब ये जो 5 मिलियन देना था ये तो हमारा पड़ गया। अब इसको प्रोविजन कह लें या पेबल कह लें कोई मसला नहीं है तो लाइबिलिटी ही ना, दोनों ही पी से शुरू होते हैं, तो इसलिए इसको पेबल कह दें या प्रोविजन कह दें कोई मसला नहीं है, 5 मिलियन लाइबिलिटी बनेगी। इस 5 मिलियन पे एतराज, एक ये चीज डिस्कस हो गई। दूसरी चीज, ये जो हम जून में गुड्स डिलीवर करने की बजाय जुलाई में करें, क्या इनको हमने मैन्युफैक्चर करना ही जुलाई में शुरू किया था? नहीं, हम इनको जून में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुके थे और इनके ऊपर सप्लाई ऑफ जून बेशक 15 जुलाई को की है एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन, ऑफ विच 14 मिलियन हम ईयर एंड तक कर चुके हुए थे। यानी जो बैटरीज हमने बेचनी थी वो हम बनाना शुरू कर चुके थे और 30 जून पे हमारी वो 14 मिलियन की वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आ रही थी। अब इस पे IS2 की डिस्कशन है। वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी हुआ करती है कितने का बेचेंगे माइनस कितना खर्चा मजीद होगा, क्योंकि एनआरवी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, बहुत नींद आ रही है, एनआरवी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, तो 15 का बेचेंगे और कितना खर्चा और होगा 4। ही 4 कैसे? क्योंकि हमने फाइनली 18 में बनाई लेकिन 30 जून 17 पे खड़े होके तो 14 खर्च हुआ था, तो 4 और होना था। अब ये भी IS37 की डिस्कशन नहीं है, यहां पर हम लोग इसको राइट डाउन करके 11 पे ले आएंगे, यानी 3 मिलियन का एक राइट डाउन का लॉस आएगा। एक ये डिस्कशन होगी। ये मैंने दूसरे पैराग्राफ की अंग्रेजी से दोनों बातें निकाली हैं। दूसरे पैराग्राफ में भी सेकंड हाफ, चूंकि जून वाली डिलीवरी लेट हुई 5 मिलियन वो पेएबल, और जो हम जून वाली इन्वेंट्री बना चुके थे उसके ऊपर IS2 एनआरवी। हाँ जी, और इस 2 पैराग्राफ में क्या चीज है? हाँ जी, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। हम जून के एंड पे खड़े हैं और हमें अभी से नजर आ रहा है कि जो बाकी 3 महीने रह गए हैं, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, हम जून पे खड़े हैं, ये जो बाकी 3 महीने रह गए हैं जुलाई से सितंबर वाले की बात कर रहा हूं, इनको बेच के टोटल हमें कितना मिलना है 45। क्यों? और इस पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जानी है 55, तो हमें इस पे 10 मिलियन का लॉस होगा, और अगर छोड़ के भागें तो 20 मिलियन की पेनल्टी पड़ेगी। तो हम लोग प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट 10 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। ये एक है इन 2 पैराग्राफ्स की कहानी, अगर जाग रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है जागना, वैसे क्या मुश्किल है या बोरिंग है? 10 मिलियन की प्रोविजन बनेगा मुझे तो वहां से आ रही है, बोरिंग तो नहीं यार। 10 मिलियन की प्रोविजन बनेगी, तो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कैसे? लोअर ऑफ लॉस और पेनल्टी, तो 10 मिलियन की प्रोविजन बनेगी। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है कहीं, मैं वैसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, अगर हमें अभी से उम्मीद है कि हम जुलाई अगस्त सितंबर को भी डिले ही करेंगे, तो 5-5 मिलियन वाली भी बना लें अभी। क्यों? क्या 30 जून पे खड़े होके जुलाई अगस्त सितंबर का डिले हो चुका? तो पास्ट इवेंट ही नहीं हुआ अभी, तो उनके डिलेज का बेशक हमें यकीन क्यों ना हो, लेकिन हम उनके डिले की अभी कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो एक इसमें मैटर था जून की डिलीवरी लेट होने का, वो पेबल बन जाएगा, एक IS2 जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, और एक जुलाई अगस्त सितंबर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। बस 2 पॉइंट रह गए हैं, ये सवाल तो पूरा कर लेना, फिर 2 सवाल होमवर्क दे देता हूं। हाँ ना भाई, देखिए मैंने कल ना, देखिए IS37 ये जो मैंने 3-4 सवाल कर लिया डिस्कस, ये मेरी तरफ से क्लास में डिस्कशन फारिग है, अभी होमवर्क चलेगा। मैं अगले चैप्टर को शुरू कर लूंगा, लेकिन शुरू के हो सकता है 15-15 20-20 मिनट होमवर्क डिस्कशन में चले जाया करें, लेकिन आप होमवर्क करेंगे तो फायदा होगा। करूंगा ऐसी तसल्ली से डिस्कस करूंगा, लेकिन होमवर्क चलेगा बेटे। तो 2 सवाल होमवर्क दूंगा, अभी ये पढ़ लें। हैं? अच्छा, एक सवाल कर दे होमवर्क। वो मेरा ना पास्ट एक्सपीरियंस है कि ये होमवर्क देते देते ना पिछला टॉपिक 2-3 दिन में बच्चे छोड़ देते हैं, लिफ्ट नहीं कराते, तो इसलिए मैं चाह रहा था ज्यादा से ज्यादा डिस्कस हो जाए। चलें कोई नहीं, एक सवाल कर दे। ओहो,
हाँ भी हिम्मत करके पढ़ चुके हैं तो बताऊं। ईयर एंड 30 जून है, मई में फैक्ट्री में हुआ धमाका और अब ये सारी उसी की कहानी है। पॉइंट 1 को मैं पॉइंट 3 से रिलेट करके इकट्ठे जवाब दूंगा और फिर पॉइंट 2 और 3 को रिलेट करके। पहले पॉइंट 1 समझाते हैं। कितने लोग जख्मी हुए थे पता नहीं, ईयर एंड तक 7 जख्मी तो हमारे पास आ चुके थे और ईयर एंड के बाद 3 और आए, टोटल हो गए 10 लोग। अब ये जो 10 जख्मी आए हैं ना, हमारे लीगल एडवाइजर का ख्याल है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ था 80% चांस है कि ये हमारी ही गलती निकलेगी। तो ये 80% हमारी ही गलती निकलेगी, इसका मतलब आउटफ्लो प्रोबेबल है। और अगर हमारी ही गलती निकली तो फिर हमें पर बंदा 1 मिलियन देना पड़ेगा। तो इन 10 लोगों से रिलेटेड इनटू 1 मिलियन की प्रोविजन बनेगी। अब इसके डिस्कशन में ये आ जाएगा कि ये इंजर हुए थे उस एक्सप्लोजन की वजह से, जो कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से था, पास्ट इवेंट हो गया, उनको पैसे देने पड़ेंगे। हमारे लॉयर का बेस्ट एस्टीमेट है कि आउटफ्लो प्रोबेबल है, इसलिए 10 इंटू 1 10 मिलियन की प्रोविजन बनानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी बेतराज। पॉइंट 3, 80% ऑफ ऑल सच पे आउट्स आर रिकवरेबल इंश्योरेंस वालों से। तो 8 मिलियन का हम रिसीवेबल भी बनाएंगे, क्योंकि है ये रिकवरेबल, तो 8 मिलियन का रिसीवेबल भी बनेगा। जाग रहे हैं? कितने जख्मी हुए थे? 10। इन 10 लोगों के अलावा 4 एम्प्लॉइज और आए और उन्होंने कहा कि धमाका सुनकर हमारा तरार निकल गया था, तो हमें उसके पैसे चाहिए। तो 7-7 लाख रुपए वो लोग भी मांग रहे हैं, तो दे दें उनको 7 लाख। हमारे लॉयर का कहना है कि इनको हमें पैसे देने पड़ेंगे, इस बात के चांसेस 30%। तो फिर तो हमें इसकी प्रोविजन नहीं बनानी क्योंकि आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, इसलिए इसको कंटेंजेंट लायबिलिटी 4 लोग इंटू 7 लाख 28 लाख की हमें कंटेंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और उसी डिस्क्लोजर में फिर यह भी बताना पड़ेगा कि इस 28 लाख में से 80% रिकवर भी हो सकता है, लेकिन इसका रिसीवेबल नहीं बना रहे होंगे। ये बस हम लोग जब ये डिस्क्लोज कर रहे होंगे कंटेंजेंट लायबिलिटी, तो इसी में से 80% रिकवर भी हो सकता है, ये भी डिस्क्लोज ही हो रही होगी बात। क्या इसको कंटेंजेंट एसेट अलग से कहते हैं? चलें कहते हैं, लेकिन करना तो दोनों को अंग्रेजी में डिस्क्लोज ही है ना। तो यही बता रहे होंगे हम कि ये कंटेंजेंट लायबिलिटी है और इसका 80% रिकवर हो जाएगा, ये भी डिस्क्लोज कर रहे होंगे। और लास्ट पॉइंट, फर्स्ट नवंबर 16 को गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आप ना सेफ्टी इक्विपमेंट लगवाएं, और उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके पास 5 महीने हैं। तो 1 नवंबर 16 से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 31 मार्च तक की डेडलाइन थी, ये ड्यू डेट थी। अगर यहां तक इक्विपमेंट नहीं लगवाया तो फिर गवर्नमेंट वाले पेनल्टी लगा देंगे। हमने जिस सप्लायर को इक्विपमेंट के पैसे दिए थे, उस सप्लायर को हमने फरवरी में ऑर्डर दिया और उसके साथ एग्री हुआ कि वो 30 अप्रैल तक इक्विपमेंट लगा देगा। तो सप्लायर के साथ 30 अप्रैल की डेट तय हुई थी, लेकिन सप्लायर ने डिले कर दिया और इंस्टॉलेशन हुई जाके 31 जुलाई। ये नीली वाली बात बाद में करते हैं, पहले काली वाली बात। सरकार का हुक्म मानने में हमने पूरे महीने का डिले कर दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसीलिए उन्होंने 4 लाख पर मंथ के हिसाब से 16 लाख रुपए का हमें बिल भेज दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने का गवर्नमेंट ने हमें बिल भेजा। अब हमने इस पेनल्टी की प्रोविजन कह लें या पेएबल कह लें, वो हमें ईयर एंड पे क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि पास्ट इवेंट डिले हो चुका, तो 16 लाख का हम पेएबल बना लें। क्यों? देखिए 16 लाख है 4 महीने के डिले का, उसमें से
जो जुलाई का डिले है वो 30 जून तक थोड़ी हुआ है। 30 जून तक पास्ट इवेंट क्या है? अप्रैल का डिले, मई का डिले और जून का डिले। जुलाई वाला तो ईयर एंड के बाद जा रहा है, तो ईयर एंड तक पास्ट इवेंट क्या है? 3 महीने का डिले। तो 12 लाख की हम प्रोविजन बना लेंगे, पेबल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ईयर एंड तक चूंकि 3 महीने का डिले हो चुका, तो हम 12 लाख की लायबिलिटी बना लेंगे। लेकिन पास्ट इवेंट, क्या जुलाई का डिले ईयर एंड तक हो चुका था? ईयर एंड तक जुलाई वाला डिले हो चुका है? नहीं। अरे क्या वो एडजस्टिंग इवेंट होता है जो ईयर एंड पे मौजूद थी बात? तो क्या जुलाई का डिले ईयर एंड पे मौजूद था? नहीं मौजूद था। तो ईयर एंड तक बस 3 महीनों का डिले मौजूद था, तो इसलिए 3 महीने की पेनल्टी पेबल बनेगी, वो अगले साल एक्सपेंस बनेगा। और ये जो सप्लायर से हमने मांगा है, क्योंकि सप्लायर की गलती है, तो प्रोबेबल है कि रिकवरी हो जाएगी। कंटिंजेंट एसेट, कितने अमाउंट कंटिंजेंट एसेट? सप्लायर की गलती कितनी है? उसकी 2 महीने की गलती है, क्योंकि अप्रैल का तो उसने पहले ही हमें कहा था कि 30 अप्रैल तक दूंगा, उसने तो पहले ही 30 अप्रैल को देने की बात की थी। तो सप्लायर की गलती जो है वो मई जून की, अप्रैल की नहीं है। तो सप्लायर से हम इस 2 महीने की रिकवरी को कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे। हैं जी? अच्छा अब ना देखो, करना तो बेटा जरूरी है, तो इसलिए इसका सवाल कम से कम एक तो दे रहा हूं आज। एक साल होमवर्क करें, एक IAS 33 वाला लेक्चर लें, और IAS 33 वाले में कल मसला हो तो पूछ लें। ये मैं रोज एक करके लेक्चर पूछ लिया करूंगा, लेकिन IAS 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अगर जाग रहे थे, ये जो 3 सवाल 4-3 किए हमने, समझ आया? तो अब आप जब होमवर्क किया करेंगे ना, तो वो अगले दिन डिस्कशन से फिर और पक्का होगा। तो कल आप जो होमवर्क कराएं, हमने स्प्रिंग 25 कर लिया, स्प्रिंग 19 कर लिया, ऑटम 24 कर लिया और ऑटम 17 कर लिया। आप कराएं ऑटम 19। नहीं बल्कि ऑटम 19 तो नहीं, स्प्रिंग 24। हाँ स्प्रिंग 24 कराएं। स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 24 होमवर्क कराइए। स्प्रिंग 24 कल से मैं इंशाल्लाह कंसोलिडेशन शुरू कराऊंगा। पेपर का तकरीबन तकरीबन पक्का सवाल है और बहुत लेंथी है, सबसे ज्यादा टाइम उसी पे लगता है, लेकिन साथ साथ IAS 37 का एक सवाल होमवर्क चल रहा होगा। चलें ठीक है।